वेलकम टू एपिसोड 46 ऑफ फतूर इश्क, जिसके राइटर हैं बीडी राइट्स। और अगर आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। तालियों का शोर अभी भी फिजा में गूंज रहा था। बहारें शर्म से निगाहें झुकाए खड़ी थी, जबकि आरेश की हेजल ब्लू आंखें अब भी इसी पर टिकी थी। गोलू ने माइक हवा में घुमाया। तो दोस्तों, राउंड वन का विनर तो सब ने देख लिया है। हीरो साहिब ने बिना टच किए अपनी बेगम को ढूंढ लिया, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। पूरे लॉन में एक बार फिर से जोश भर गया। राउंड नंबर 2। और इस बार इम्तिहान हस्बैंड का नहीं बल्कि हमारी हसीन वाइफ्स का है। लॉन में मौजूद सारी खवातीन के चेहरे पर अचानक तनाव और हैरत के जज्बात उभर आए। इस राउंड का नाम है दिल की किताब। इस राउंड में पहले तमाम वाइफ्स को 10 सवाल दिए जाएंगे। आप सब अपने सीक्रेट्स बोर्ड पर जवाब लिखेंगे। इसके बाद हम हस्बैंड से वही सवाल पूछकर आंसर्स कंपेयर करेंगे। जजेस ने फौरन से वाइट बोर्ड और मार्कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो चलिए, अब हमारे हसीन वाइफ्स का इम्तिहान शुरू होता है। इन लेडीज सारी लेडीज अपने हाथें सारी लेडीज अपने हाथों में मार्कर पकड़ लें और सामने रखे सीक्रेट्स बोर्ड पर फोकस करें। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा और आपको बिना आवाज़ के फौरन अपना जवाब लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1। सब लेडीज मार्कर तैयार करके बैठ गईं। आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर क्या है? पूरे लॉन में फौरन से मार्कर के चलने की आवाज़ें गूंजने लगी। किसी ने ब्लू लिखा, किसी ने ब्लैक, किसी ने रेड। बहार ने सिर्फ चंद सेकंड सोचा और लिख दिया वाइट। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपके हस्बैंड को पूरी दुनिया में कहीं भी वेकेशन पर जाना हो तो इनकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या होगी? लेडीज ने फिर लिखना शुरू कर दिया। कुछ सोच में पड़ गई, कुछ अपने हस्बैंड को घूरने लगी। बहार ने धीरे से मुस्कुराते जवाब लिख दिया, स्विस एल्प। क्वेश्चन नंबर 3। आपके हस्बैंड की वो कौन सी आदत है जो वो बिना सोचे समझे हमेशा करते हैं? अब लान में हल्की फुल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। गहरी सोच में अपनी घड़ी के स्ट्रैप को उंगली से टच करते रहते हैं। गुस्से में सबसे पहले लेफ्ट आईब्रोज खाते हैं। बहारे लिखते हुए मुस्कुरा दी। क्वेश्चन नंबर 4। आपके हस्बैंड का फेवरेट फ्रेगनेंस या परफ्यूम कौन सा है? वुडी और मुस्क फ्रेगनेंस। क्या बात है, स्पीड तो देखो सारी खवातीन की। गुल्लू ने हंसते हुए कहा। क्वेश्चन नंबर 5। आपके हस्बैंड का फेवरेट गाना क्या है? नित खैर मंगा। लिखते बहारे के दिल में आंसू उभर आए। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपके हस्बैंड आज जो प्रोफेशन में है, अगर इसमें ना होते तो किस प्रोफेशन में होते? पूरे लॉन में सोचने वाली खामोशी छा गई। कुछ लेडीज ने तो अपने सर पकड़ लिए। बहारे ने कुछ देर सोचा, फिर लिखना शुरू किया, सिंगर। क्वेश्चन नंबर 7। आपके हस्बैंड का फेवरेट मौसम? अब सब आंसर जल्दी जल्दी लिखने लगे। बहारे ने लिखा, बारिश। क्वेश्चन नंबर 8। आपके हस्बैंड किस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं? ये सवाल सुनते ही सब संजीदा हो गए। बहारे ने मारकर बोर्ड पर रखा और सिर्फ दो अल्फाज लिखे, झूठ और दिखावा। क्वेश्चन नंबर 9। आपके हस्बैंड की सबसे बड़ी कमजोरी? अब कुछ लेडीज हंसने लगी, कुछ हस्बैंड्स घबरा गए। अरे ये मत लिखना, प्लीज सच मत बोलना। पूरा लॉन फिर से हंस पड़ा था। बहारे ने धीरे से लिखा, अपने लोग। इसका मतलब था कि आरेश अपने करीबी लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 10। गुल्लू ने माइक को हवा में घुमाया और हमारी आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल। सबकी तवज्जो इसकी जानिब हो गई थी। आपके हस्बैंड अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को वैल्यू करते हैं? अब पूरे लॉन में सन्नाटा छा गया। ये वाकई ही मुश्किल सवाल था। बहुत सी लेडीज सोच में पड़ गई। बहारे का दिल हल्का सा धड़का। उसने आरेश की जानिब देखा। आरेश इसी वक्त इसकी जानिब देख रहा था। दोनों की नजरें एक लम्हे को मिली। फिर बहारे ने धीरे से बोर्ड पर लिखा, मोहब्बत और वफादारी। जब गेम खत्म हुआ, पूरे लॉन में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। सब वाइफ्स अपने बोर्ड जजेस के हवाले कर गई थी। आरेश को बहारे के आंसर जानने का बेहद तजस्सुस था, लेकिन दिल के किसी कोने में से पूरा यकीन था बहारे इतने सवालों के जवाब सही नहीं दे सकती। आखिर वह इसे जानती ही कहाँ थी? उसके निकाह को वो मुश्किल कुछ महीने ही तो हुए थे। जी तो ख़वातीनो हजरात, सारी हसीन वाइफ्स के दिल की किताब अब जजेस के पास लॉक हो चुकी है। अब वक्त आ गया है दिलचस्प मुकाबले का, यानी हस्बैंड्स के आंसर का। लॉन में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गई। जजेस ने सारे बोर्ड को एक लाइन में छुपा कर रखा ताकि हस्बैंड इन्हें देख ना सके। आरिश निहायती सुकून और दबदबे के साथ कुर्सी पर बैठा था, मगर उसकी हेजल ब्लू आंखें मुसलसल बहारे पर जमी थी, जो स्टेज के एक कोने में शर्म से अपनी पलकों को झुकाए खड़ी थी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका था। लॉन में कहकहे और तालियों का गूंज था। कामरान भाई को जब इनसे इनका फेवरेट कलर पूछा गया तो इन्होंने खुश मिजाज लहजे में कहा, ग्रीन। जबकि उनकी
बेगम ने बोर्ड पर रेड लिखा था। गुल्लू ने हंसते इन्हें छेड़ा और पूरा लॉन हंस पड़ा। अहद ने अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पेरिस बताई, जबकि तानिया ने बोर्ड पर लंदन लिखा था। कुछ कपल सिर्फ 2 या 3 सवाल के सही जवाब कर पाए, कुछ 5, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्कोर अब तक 7 आंसर्स का था, जो अहद और तानिया ने स्कोर किया था। गुल्लू ने माइक को घुमाकर हवा में उछाला और नहायत ही ड्रामेटिक अंदाज में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है उस कपल का जिसका इंतजार पूरे रिजॉर्ट को था। पूरा लॉन तालियों और सीटियों से गूंज उठा। हीरो साहिब और परी मैडम। गुल्लू ने पहला सवाल दागा, आरेश सर, आपका फेवरेट कलर? आरेश ने बिना एक पल जाए कि अपनी भारी आवाज में कहा, वाइट। गुल्लू ने झटके से बहारे का पहला बोर्ड घुमाया। वहां बड़े ही हसीन लफ्जों में वाइट लिखा था। पूरे लॉन में एकदम सन्नाटा छा गया। क्या बात है, पहला ही जवाब मैच। गुल्लू ने हैरत से कहा, चलिए दूसरा सवाल। अगर आपको पूरी दुनिया में कहीं भी वेकेशन पर जाना हो तो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या होगी? आरेश ने निहायत ही सपाट लहजे में जवाब दिया, स्विस अल्प्स। जजेस ने जैसे ही जजेस ने बहारे का दूसरा बोर्ड पलटा, वहां सफाई से स्विस अल्प्स लिखा था। बाकी हस्बैंड ने हैरत से एक दूसरे को देखा। आरेश की अपनी हेजल ब्लू आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत की झलक उभरी थी। गुल्लू ने अब तीसरा और चौथा सवाल तेजी से पूछा, आपकी वो कौन सी आदत है जो आप बिना सोचे समझे हमेशा करते हैं? आरेश ने धीमे से मुस्कुराते कहा, जब मैं गहरी सोच में होता हूँ तो अपनी वॉच की स्ट्रैप को उंगली से टच करता रहता हूँ। गुल्लू ने बोर्ड दिखाया और वहां बिल्कुल बारीक आदत लिखी थी। ओह माय गॉड, ये चल क्या रहा है? गुल्लू ने माइक घुमाया। फोर्थ क्वेश्चन, आपका फेवरेट फ्रेगनेंस? आरेश ने वुडी और मस्क टाइप फ्रेगनेंस। बहारे का बोर्ड बिल्कुल वही जवाब पेश कर रहा था। आरेश के दिल की धड़कन अब शिद्दत से तेज होने लगी। उसने गौर से बहारे को देखा, जिसने अभी भी निगाहें झुकाई हुई थी। गोलू ने पांचवा सवाल किया, आपका फेवरेट गाना? आरेश का लहजा एकदम संजीदा और गहरा हो गया। फेवरेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस में है नित खैर मंगा। जब बहारे का बोर्ड घुमाया गया तो वहां नित खैर मंगा देखकर पूरे रिजॉर्ट के लोग दंग रह गए। आरेश ने देखा, बाहरी की स्याह आंखों में इस वक्त एक हल्की सी नमी थी, जैसे उस गाने का उसका कोई हसीन और जज्बाती रिश्ता जुड़ा हो। गुल्लू ने हैरत से सवाल के साथ गुल्लू ने हैरत के साथ आगे के सवाल दागे। प्रोफेशन अगर ये ना होता तो? आरेश ने जवाब दिया, सिंगर। मैच। फेवरेट मौसम? आरेश ने बारिश का मौसम। मैच। आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं? आरेश का जवाब, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं और शो ऑफ करना पसंद नहीं है। बहारे का बोर्ड, झूठ और दिखावा। सवाल नंबर 9, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? आरेश सर, गुल्लू ने थूक निकलते पूछा। आरेश ने निहायत ही नरम और पुरसुकून आवाज में बहारे की जानिब देखते कहा, मेरे अजीज लोग। बहारे का बोर्ड खुला तो वहां पहले से लिखा था, अपने लोग। और अब आखिरी सवाल। गुल्लू की आवाज जैसे पूरे रिजॉर्ट में धमाके की तरह गूंजी। आरेश सर, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू देते हैं? आरेश के सपाट चेहरे पर एक बेहद हसीन और पुरएतमाद मुस्कुराहट उभरी। इसने बिना पल के झपकाए सीधा बहारे के सुर्ख होते चेहरे और उसके सुर्ख आंखों में देखा और फिर कहा, लव एंड लॉयल्टी। गुल्लू ने पूरी कुव्वत से बहारे का आखिरी बोर्ड पूरे लॉन के सामने घुमाया। वहां बिल्कुल यही हसीन अल्फाज लिखे थे, मोहब्बत और वफादारी। 10 of 10, अनबिलीवेबल। गुल्लू की चीख माइक से गूंजी थी। इस राउंड के भी विनर्स हमारे हमारे हीरो साहिब और परी मैडम है। पूरे लॉन में जोरदार तालियां गूंजी, हुटिंग हुई और शोर से लरज उठा। आरेश कुछ लम्हों के लिए बस इसे देखता ही रह गया, जैसे यकीन नहीं आ रहा हो, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर ये लड़की उसे इतना कैसे जानती है। उसकी निगाहें बहारे के चेहरे से हट नहीं रही थी। हर तरफ से मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगी, मगर आरेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास की सारी आवाज़ें एकदम से मद्धम पड़ गई हों। उसकी हेजल ब्लू आंखें सीधा बहारे पर जा टिकी। बहारे, जो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। बहारे जैसे कुछ लम्हों तक समझ नहीं पाई कि उसने सही सुना या नहीं। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। हम जीत गए, उसने सोचा। उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कुराहट उभरने लगी, मगर अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई। ऋषि, बहारे के होठों से चीख निकली। पूरा लॉन एकदम से हुटिंग शुरू हो गई, क्योंकि आरेश उसे कमर से पकड़कर सीधा हवा में उठा गया था और घूमना शुरू हो गया था। आरेश, नीचे उतारे, मुझे सब देख रहे हैं। बहारे शर्म से पानी पानी होने लगी, मगर आरेश को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी नजरें अभी साफ बहारे पर जमी थी, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा हो कि उसके अंदर चल क्या रहा है। दिलारा की सांसें जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई थी। उसकी चॉकलेट ब्राउन आंखें हैरत से फैल गई और लब हल्के से खुल गए। सामने बैठा शख्स निहाल था ही नहीं, या शायद था।
मगर वो निहाल नहीं था जिसे पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी। वो पुराने ज़माने का ढीला ढाला स्वेटर पहने, बिखरे बालों वाला, झुक कर चलने वाला, हर वक्त घबराया सा लड़का गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बिल्कुल नया शख्स बैठा था जो बिल्कुल ही इंटरनेशनल मॉडल की तरह लग रहा था। घने से बाल अब परफेक्टली स्टाइल्ड थे, साइड से नीटली ट्रिम्ड और ऊपर से हल्के से मैसी स्ट्रक्चर के साथ, जो इसके चेहरे को और भी शार्प बना रहे थे। उसकी गहरी हैजल ग्रे आंखें जो हमेशा मोटे चश्मे के पीछे छुपी रहती थी, अब साफ नजर आ रही थी। उन आंखों में अजीब सी गहराई थी, अजीब सी कशिश, और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि जब उसने अपनी आंखें उठाकर शीशे में देखा, उसकी लैशेज इतनी लंबी और घनी थी कि उसकी आंखों की खूबसूरती को मजीद बढ़ा गई थी। उनकी उसकी जॉय लाइन जो इतनी परफेक्ट थी कि दलारा को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने अरसे से वो ये असल खूबसूरती को छुपाए उस बेशक्ल चश्मे और उलझे बालों के पीछे छुपा रखा था। उसने फिट ब्लैक शर्ट और डार्क जीन्स पहनी थी, और तो इसकी मस्कुलर फिजिक साफ नजर आ रही थी। बियर्ड शोल्डर बाइड शोल्डर, स्ट्रॉन्ग आर्म्स, और वो नेचुरली एथलीट बॉडी जो ढीले ढाले कपड़ों की वजह से कभी किसी ने नोटिस नहीं की थी। दिलारा ने बेइख्तियार इसे सर सपमाओं तक दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। उसका दिमाग ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि ये वही निहाल है। या अल्लाह! उसके होंठों से धीमी सी सरगोशी निकली। स्टाइलिश फखर से मुस्कुराया। मैडम, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। मगर दिलारा इसकी बात सुन ही नहीं रही थी। निहाल ने घबरा कर अपनी शर्ट के स्लीव्स को देखा। वो मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ, इसने हिचकिचाते कहा। दिलारा ने इसकी जानिब देखा, फिर दोबारा देखा और फिर जोर से हंस दी। निहाल का रंग उड़ गया। मैंने कहा था कि ये सब मेरे लिए नहीं है, इसने परेशानी से कहा। दिलारा ने हंसना बंद किया और इसके करीब आकर इसको कंधे से पकड़ा। पागल हो तुम? निहाल ने उलझन से आगे चिपकी। मैं? हाँ तुम। दिलारा ने इसे खड़ा किया। निहाल, तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितने हैंडसम हो? निहाल ने फौरन से निगाहें झुकाई, इसके कान सुर्ख हो गए। नहीं। दिलारा ने बेयकीनी से सर पकड़ा। नहीं? निहाल ने मासूमियत से सर हिलाया। वैसे भी, इसने धीमे से कहा, कभी किसी ने कहा नहीं आज तक ऐसा। दिलारा कुछ सेकंड इसे देखती रही, फिर इसने अपना फोन निकाला, इसकी तस्वीर क्लिक की। तस्वीर स्क्रीन पर आई तो वो खुद भी कुछ लम्हों के लिए चुप हो गई। निहाल सच में किसी मूवी स्टार जैसा लग रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराते कहा, हमजा और रोजी को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। निहाल ने हैरत से इसकी जानिब देखा। व्हाट? दिलारा के होंठों पर एक शातिर मुस्कुराहट उभरी। उसकी आंखों में चैलेंज चमक रहा था। फंक्शन के दिन पूरी यूनिवर्सिटी को सरप्राइज मिलेगा। निहाल अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो कैसे? दिलारा इसके करीब आई, इसकी तरफ उंगली उठाई। सबसे पहले निहाल ने घबरा कर इसकी जानिब देखा। क्या? दिलारा ने निहायत ही संजीदगी से कहा, आज के बाद ये लुक किसी को नहीं दिखाना। क्या? किसी को भी नहीं। दिलारा ने दोबारा से जोर दिया। ना किसी दोस्त को, ना किसी क्लास वालों को, ना सोशल मीडिया पर, ना यूनिवर्सिटी में, ना घर वालों को। वो क्यों? दिलारा के होठों पर मुस्कुराहट आई। क्योंकि ये हम सबको सरप्राइज देने वाले हैं। उसने इसकी शर्ट को कॉलर से ठीक करते कहा, अभी के अभी घर जाओ। निहाल ने सर हिला दिया। और अपने पुराने कपड़े पहनो। निहाल ने शौक से इसकी जानिब देखा। पापा पुराने? हाँ। दिलारा हंस पड़ी। वही ढीले ढाले कपड़े, वही उलझे बाल, वही बोरिंग निहाल। मगर नो आर्ग्यूमेंट, इसने इसकी तरफ उंगली दिखाई। फंक्शन से पहले कोई भी असली निहाल को नहीं देखेगा। निहाल ने धीरे से पूछा, व्हाट? तार दिलारा हंस पड़ी। अब असली एंट्री सीधा स्टेज पर होगी। फिर इसने इसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते कहा, तैयार हो जाओ निहाल। उसकी आवाज़ में अजीब सा जोश था। इस साल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सरप्राइज तुम होने वाले हो। और पहली बार निहाल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सिकंदर मेंशन का माहौल इस शाम गैर मामूली तौर पर खामोश था। लाउंज में अदनान सिकंदर अपनी चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में जलती सिगरेट थी और सामने सेंटर टेबल पर कुछ पॉलिटिकल फाइल्स बिखरी पड़ी थी। दूसरी तरफ रजाइल सोफे पर बेपरवाही से बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड, वही लापरवाही थी, जैसे यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ था उसकी कोई अहमियत ही ना हो। तभी मेंशन का मेन डोर खुला। रईस अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक सूट में मलबूस, सपाट चेहरा, थकी आंखें और कदमों में हमेशा वाला दबदबा। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और भी था। गुस्सा, खामोशी और खतरनाक गुस्सा। रजाइल ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। रईस भाई? इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि रईस सीधा इसके गाल इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था, रईस का हाथ सीधा इसके गाल पर पड़ा। पूरे लाउंज में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी।
रज़ाइल का चेहरा एक जानिब मुड़ा, पूरा लाउंज सन्नाटे में डूब गया। रज़ाइल की आंखें शौक से फैल गई। जिंदगी में पहली बार उसके बड़े भाई ने उस पर हाथ उठाया था। रईस, समारा बेगम की चीख निकली। वो फौरन से सीढ़ी से नीचे आई और रज़ाइल को अपनी जानिब खींच कर उसके सामने खड़ी हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपने भाई को मार रहे हो? रईस की आंखें अब भी रज़ाइल पर जमी थी। अपने भाई को? इसने सर्द लहजे में कहा। या उस इंसान को जो रोज हमारे घर का नाम मिट्टी में मिला रहा है? बस करो, समारा बेगम गुस्से से बोली। जो हुआ उसमें इस लड़की का भी कसूर है। आजकल की लड़कियां। इनफ मॉम। रईस की आवाज पहली बार बुलंद हुई थी। हर बार इसकी साइड लेकर आप इसकी हरकतों को कवर मत किया करें। समारा बेगम चुप हो गई। रईस ने अपना हाथ बालों में फेरा। उसका चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। आपको अंदाजा भी है मैंने पिछले 2 दिन में क्या किया है? किसने किसी ने जवाब नहीं दिया। कितना पैसा खर्च हुआ, कितने मीडिया चैनल्स को हैंडल करना पड़ा, कितनी मीटिंग्स करनी पड़ी, कितने लोगों को फ़ोन करने पड़े, कितनी न्यूज़ सप्रेस करवानी पड़ी, कितनी जगह हमारे इमेज वाइट वॉश करवाना पड़ा। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनाब को यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी करनी थी। रज़ाइल ने मुट्ठी भींच ली। मैंने कुछ गलत नहीं किया। रईस हंस दिया था, लेकिन वो हंसी बिल्कुल खौफनाक थी। कुछ गलत नहीं किया? इसने फ़ोन निकाला और वीडियो सामने की। वो वीडियो पूरा मुल्क देख रहा वो वीडियो पूरा मुल्क देख रहा है। अपोजिशन देख रही है, मीडिया देख रहा है, मेरे पॉलिटिकल राइवल्स देख रहे हैं, लेकिन और इलेक्शन भी सर पर है, और तुम कह रहे हो कि कुछ गलत नहीं किया? लाउंज में खामोशी छा गई। रईस धीरे से चलकर रज़ाइल के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। दोनों भाइयों की निगाहें मिली। कुछ लम्हों तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर रईस ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, रज़ाइल, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रज़ाइल चुप रहा। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम सिकंदर हो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे हमारा नाम है। उसने इसकी आंखों में देखते कहा, लेकिन एक बात याद रखना, हर बार बाजी हमारे हाथों में नहीं होती, इसलिए हर कदम सोच समझ कर लेना। तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हें जानवर की तरह मारे मेरा खून नहीं खोल लेगा? मुझे तुमसे मोहब्बत है, शायद इस घर में सबसे ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन उसका लहजा और सर्द हो गया। अगर तुम्हारी हरकतें मेरी सियासी ताकत और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने लगी, और अगर तुम डैड के सालों की मेहनत बर्बाद करने लगे, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। रज़ाइल की गर्दन तन गई, मगर वो पहली बार खामोश था। रईस ने इसके कंधे को मजबूती से थामा। आज से पूरे 6 महीने इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगे तुम। समारा बेगम फौरन से बोल उठी, रईस। लेकिन रईस ने उनकी जानिब देखा भी नहीं। जो चाहिए होगा तुम्हें घर में मिल जाएगा। गाड़ी, पैसे, गेमिंग, फ्रेंड्स, कुछ भी। लेकिन तुम्हारे पाँव इस मेंशन के बाहर नहीं जाएंगे। उसकी आंखें खतरनाक तौर पर चमकी थी। वरना तुम मेरा वो चेहरा देखोगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा। रज़ाइल के दिल में पहली बार हल्की सी बेचैनी उतरी। रईस फिर धीमे से लहजे में बोला, बदला लेना है? ठीक है, मैं भी लूंगा, लेकिन सही वक्त पर, इलेक्शंस के बाद। अभी नहीं, अभी तुम सिर्फ वेट करोगे। उसने रज़ाइल की आंखों में देखकर आखिरी बार कहा था, ट्रस्ट मी। बस 6 महीने। यह कहकर रईस मुड़ गया। पूरे लाउंज में इसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ ही लम्हों के बाद वो सीढ़ी पर चढ़कर अपने कमरे की जानिब चला गया। उसके जाते ही खामोशी फिर से लाउंज पर कब्जा जमा गई थी। अदनान सिकंदर ने सिगरेट का लंबा कश लिया। उसका चेहरा गुस्से से सख्त था। फिर उसने रज़ाइल को देखा। पहली बार जिंदगी में मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, अपने भाई की बात मान लो। रज़ाइल ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। अदनान ने राख एशट्रे में झाड़ी। रईस जब गुस्सा करता है तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए जो कहा है वही करो। यह कहकर वो उठकर चला गया। अब लाउंज में सिर्फ समारा बेगम और रज़ाइल रह गए थे। समारा फौरन इसके पास बैठी, उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोली, मेरा बच्चा। उसने गुस्से में कह दिया है, तुम फिक्र मत करो। रज़ाइल ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें सीढ़ियों की तरफ जमी थी जहां रईस गायब हो चुका था। बेड पर लेटा अर्जल गहरी नींद में था। उसका एक बाजू खाली जगह पर फैला था। अचानक उसकी आंख खुली। फिर आदत के मुताबिक उसने अपनी निगाह बेड पर दूसरे हिस्से पर डाली, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। हेजन। उसकी आइस ब्लू आंखों में हल्की सी हैरानगी उभरी। उसने सोचा वो शायद वॉशरूम में होगी। वो आराम से उठकर बैठा, मगर वॉशरूम का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। अर्जल की भौहें हल्की सी सुकड़ गई। हेजन। इस बार इसने थोड़ी बुलंद लहजे में कहा। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने कंधे उचकाए, शायद ब्रेकफास्ट करने गई हो। वो बेड से उतरा, सीधा वॉशरूम की जानिब गया। कुछ देर के बाद फ्रेश होकर जब वो बाहर निकला तो इसकी नज़र फिर से कमरे में घूमी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हेजन अभी भी मौजूद नहीं थी।
उसने मोबाइल उठाया ताकि इसे कॉल करे, मगर तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी। हेजन का मोबाइल वहीं रखा था। अर्जल की सांसें हल्की सी अटकी। अगर मोबाइल यहाँ है तो वो कहाँ गई? अब उसके दिल में बेचैनी की एक हल्की सी लकीर उभरी। वो फौरन कमरे से बाहर निकला, रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में गया। हर टेबल को देखा लेकिन हेजन कहीं भी नजर नहीं आई। उसने रिसेप्शन के पास नजर दौड़ाई, लाउंज देखा, गार्डन देखा, गुड्स एरिया देखा, किड्स एरिया देखा, कॉफी कॉर्नर को देखा, हर जगह देखा लेकिन वो नहीं थी। अब उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगी। डैम इट! इसने दांतों को बीचा, फिर पूरा रिजॉर्ट छान मारा। हर कॉरिडोर, हर कॉर्नर, हर सिटिंग एरिया, लेकिन हेजन का कोई नामो निशान नहीं था। जितना ज्यादा वक्त गुजरता जा रहा था उतना ही उसका गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी मुट्ठियां भींच गई, आंखों में गुस्सा उभरने लगा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जहन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कहाँ गई? कहीं किसी ने इसे परेशान तो नहीं किया? कहीं वो खो तो नहीं गई? नहीं। इसने फौरन से अपना सर झटका। कंट्रोल अर्जल! वो कुछ लम्हे आंखें बंद करके खड़ा रहा, फिर अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। गुस्से और घबराहट में फैसला गलत होता है, और इस वक्त इसे गलती नहीं करनी थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया, सीसीटीवी। वो फौरन मैनेजमेंट ऑफिस की जानिब गया। ऑफिस में दाखिल हुआ। अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ मैं। उसकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन इस ठंडक के नीचे छुपा तूफान हर कोई महसूस कर सकता था। कुछ प्रॉब्लम है सर? मैनेजर ने घबरा कर पूछा। बस सीसीटीवी निकालो। कुछ ही मिनटों में फुटेज स्क्रीन पर चल रही थी। अर्जल की नज़रें स्क्रीन पर थी। फिर इसने हेजन को देखा। सुबह सुबह वो सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी, फिर एक छोटे से सफ़ेद रैबिट के पीछे दौड़ आई। अर्जल ने आंखें बंद की। इसे फौरन समझ आ गया। फुटेज आगे चली। रैबिट रिजॉर्ट के लॉन से निकला, फिर जंगल की जानिब, और हेजन इसके पीछे पीछे। मैनेजर ने हैरानगी से कहा, सर वो तो फॉरेस्ट साइड चली गई है। अर्जल की आंखों में एकदम सख्ती आ गई। फॉरेस्ट साइड? और वो भी अकेली? उसका दिल बुरी तरह से बैठ गया। उसने स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम देखा। हेजन घने दरख्तों के दरमियान गायब हो रही थी। उसके बाद कैमरे की कवरेज खत्म हो गई, और बस। अर्जल ने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। वो सीधा ऑफिस से निकला। मैनेजर उसके पीछे आवाज़ें देता रह गया, सर सिक्योरिटी के साथ चले जाएं, लेकिन अर्जल रुकने वालों में से नहीं था। उसके कदमों में सिर्फ उसके कदमों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, हेजन को ढूंढना, चाहे पूरा जंगल ही क्यों ना छान मारना पड़े। और वो इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आवाज़ से हेजन पूरी जिंदगी भागती रही थी, उस आवाज़ ने उसे जंगल के उस इंसान हिस्से में घेर लिया था। मार्केट के एक पुरसकून कोने में बनी छोटी सी कन्वेंशन स्टोर में आम दिनों की तरह हल्की सी भीड़ थी। कोई स्नैक्स खरीद रहा था, कोई कोल्ड ड्रिंक, और कोई बिल काउंटर पर लाइन में खड़ा था। मक्की भी इस स्टोर के एक आयल में खड़ा कुछ सामान देख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली लापरवाही थी। एक हाथ जेब में था, जबकि दूसरे हाथ से वो प्रोडक्ट उठा उठा कर देख रहा था। मगर फिर स्टोर का ऑटोमेटिक डोर खुला। एक लंबा सा साया अंदर दाखिल हुआ। मक्की ने बेख्तियार उसकी जानिब देखा, और उसकी सांसें वहीं जम गई। वही सुरमई आंखें, रूह तक चीर देने वाली। मक्की के हाथ से चॉकलेट का पैकेट लगभग गिर गया। उसने जहन में फौरन वो मंजर जिंदा किया, जब वो और राशिद मिलकर आरेश और बहारी की वीडियो लीक करने और हेजन को फंसाने के बाद अरसम ने उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बना दिया था। हर पंच, हर लात, हर वो लम्हा जब उसे लगा कि आज जिंदा नहीं बचेगा, उसके जिस्म में एक सर्द सी लर्जिश दौड़ गई। अरसम ने आहिस्ता कदम उठाए और सीधा उसी जगह में आ खड़ा हुआ जहां मक्की खड़ा था। बस चंद कदमों का फासला था। मक्की की हार्ट बीट इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे लग रहा था कि पूरा स्टोर सुन सकता है। अरसम ने शेफ से एक एनर्जी ड्रिंक उठाई, फिर दूसरी, मगर फिर इसकी निगाह मक्की पर पड़ी। सिर्फ एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए। लेकिन उस एक सेकंड ने मक्की के अंदर का सारा भरम निकाल दिया। उसे लगा अरसम इसका कॉलर पकड़ेगा, अभी उसे दीवार से दे मारेगा, अभी सबके सामने उसकी हड्डियां तोड़ देगा। अगला लम्हा मक्की ने ट्रॉली वहीं छोड़ी और जान बचाकर भाग निकला। वो इतनी तेजी में था कि काउंटर पर खड़ी एक औरत से टकरा गया। सॉरी सॉरी कहते वो सीधा स्टोर से बाहर निकल गया। अरसम आराम से काउंटर पर गया, पेमेंट की, बोतल उठाई और बिना किसी तासुर के स्टोर से बाहर निकल आया। रोड पर गाड़ियों का शोर था। अरसम ने बोतल का कैप खोला कि अचानक उसकी रेस्ट पर बंधी हुई स्मार्ट वॉच चमकी थी। बीप! एक तेज अलर्ट टोन गूंजी। अरसम के कदम वहीं रुक गए। उसकी सुरमई आंखों में फौरन संजीदगी उतर आई। वॉच की स्क्रीन पर अलार्म वार्निंग फ्लैश हो रही थी। एक इमरजेंसी सिग्नल, वही सिग्नल जो सिर्फ चंद लोगों के डिवाइसेस से लिंक्ड था।
और इन चंद लोगों में हेजन भी शामिल थी। अरसम के चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। अरसम की मुट्ठी बेख्तियार भींच गई। शिट। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि अरसम की घड़ी पर हेजन का मैसेज क्यों आया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।